सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। साथियों, आज एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा लेकर के आपके सामने आया हूँ जिसमें लगभग हमारे देश का प्रत्येक नागरिक इसको कभी न कभी फेस किया होगा और इसका भुक्तभोगी होगा। साथियों, ये एक ऐसा मामला है जिसके चलते कितने लोगों की सरकार चली गई, कितने लोगों की सरकार बन गई, कितने लोग जेल की हवा खा रहे हैं, कितने लोग ऐश कर रहे हैं, कितने लोग जो है बर्बाद हो गए इसके चक्कर में, कितने लोग आबाद हो गए। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक मुद्दा बस केवल इसलिए उठाया है कि आप सभी जागरूक हो सकें। साथियों, इस पूरे प्रकरण को आपके सामने लाने से पहले मैं एक घटना आपके सामने बयां करता हूं, ताकि प्रशासन की क्या स्थिति है और किस तरीके से ये काम करता है, ये सब आपके सामने आ जाए। हालांकि इसको जानते सब हैं, इस पे चर्चा भी होती है, लेकिन खुल के कोई नहीं बोल पाता और ना ही कोई एक्शन ले पाता है। साथियों, आपको बता दें, एक कर्मचारी जो कि ग्राम विकास विभाग बलिया से सेवानिवृत्त हुआ था, उसका पेंशन कोषागार बलिया से उसको मिलता था। अभी 24 अप्रैल 2021 को उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। उनके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए कोषागार बलिया में एक एप्लीकेशन दिया गया, ताकि जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो सकें और उनका पेंशन उनके परिवार को जो भी शासन द्वारा प्रदत्त होता है वो उनको मिल सके। कोषागार ने इसके जांच के लिए सदर तहसील बलिया को प्रेषित किया। उसके बाद तहसीलदार के यहाँ से होते हुए ये कानूनगो सदर अवधेश मिश्रा के पास गया। अवधेश मिश्रा जो ओरिजिनल पेपर था, उन्होंने मुझे देते हुए उसको पूरा बाकायदे अपने रजिस्टर पे रिसीव करवाया, जबकि किसी थर्ड पर्सन को ये ओरिजिनल पेपर नहीं देना चाहिए था। उन्होंने अपने चपरासी से कहा कि इनसे जो है वो रिसीव करा करके पेपर इनको दे दो, ये जा करके जो लेखपाल हैं सदर के, उनसे जांच आख्या उस पर लिखवा करके लाएंगे। साथियों, चपरासी बाहर आया, रिसीव कराया। रिसीव कराने के बाद हमसे कहा कि भैया कुछ खर्चा पानी दीजिए। मैंने उसे साफ कह दिया कि गलत बात नहीं। खैर, उसने वहीं पे पेपर हमें दे दिया। उसके बाद वहाँ पे ले कर के हम लेखपाल के पास गए। पता चला कि लेखपाल भवन में जब उसके पास गए तो वो सारा कुछ पेपर देखते हुए, और यहाँ का सदर का लेखपाल जो है विनय दुबे, वो जब पेपर देखा तो उसके बाद कहा कि ये बताइए कि इसमें क्या क्या करना है। नहीं, आप जानो क्या करना है इसमें। तो उसने कहा कि मेरा मतलब ये है कि केवल मैं इस पर आख्या लिख के दे दूं या पूरा तहसीलदार एसडीएम से आदेश करवा के दे दूं। मैंने उससे कहा कि नहीं, आप बस केवल आप आख्या लिख करके दे दें, जो भी जांच आख्या है उसको हम ले जा करके तहसीलदार और एसडीएम के सामने पुटअप कर देंगे, उनको जो करना होगा करेगा। इस पर लेखपाल का कहना ये था कि ठीक है, खर्चा पानी मिलेगा ना। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, एक पैसा नहीं देंगे। तो उसने अब उसकी जो बात है, उसने ये कहा कि भाई बगैर पैसा दिए कोई काम नहीं होगा, आप 6 महीने तक दौड़ते रह जाओगे, लेकिन इस पर आख्या नहीं लिखी जाएगी। मुझे इसका रीज़न जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि क्योंकि ये पैसा डीएम को जाता है, एसडीएम को जाता है, तहसीलदार को जाता है, और बाकी जितने भी टेबल हैं सब पे जाता है।
इस वजह से बगैर पैसा लिए कोई काम नहीं होगा। हमने कहा ठीक है, मर्जी तुम्हारी, मत करो। वहीं पे हमने तुरंत एक एप्लीकेशन बनाया। इस पूरे घटनाक्रम को मैंने एसडीएम सदर बलिया को ले जाकर के दे दिया। उन्होंने तहसीलदार को लिखा कि तहसीलदार स्वयं जांच करके आख्या प्रस्तुत करें। उसके बाद बाहर निकल करके मैंने 112 नंबर पे फ़ोन करके बुला लिया पुलिस को। क्यों कि किसी भी कार्रवाई के लिए पुलिस एक प्राथमिक इकाई होती है। ये एक रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। एसडीएम के पास जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपने इसका वीडियो क्यों नहीं बनाया। मेरे द्वारा ये कहने पे कि भाई वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तुरंत परिस्थितियाँ ऐसी हो गई और जब कैमरा खोला गया तो वो लेखपाल आपका कुछ भी बोलने को राजी नहीं था। साथियों, ये तो रहा घटनाक्रम। फिर उसके बाद जब दूसरे दिन मैं तहसील में गया तो कानूनगो द्वारा कहा गया कि आप सीधे एसडीएम के पास क्यों गए, आपको हमारे पास आना चाहिए था, आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन इसके पहले जब हम अभी लेखपाल के यहाँ से जब ये सब भसोड़ी हो रही थी तो पुलिस वालों ने भी कहा कि ज़्यादा लफड़ा मत बढ़ाइए, आप धीरे से अपना काम जो है करवा लीजिए। यहाँ तक कि उसमें जितने भी लेखपाल बैठे हुए थे 2 4 5 सब के सब हमारे ऊपर चढ़ बैठे। एनीवे, दूसरे दिन जब हम तहसील में गए तो परसों यानी कल कौन सी तारीख है? 9 यानी 11 जून को हमको कानूनगो द्वारा बुलाया गया और कहा गया कि आप अपना पेपर ले लीजिए। लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं कि वहां से तहसील से मेरा काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक उस लेखपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि इसकी सूचना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का एक पोर्टल है जन सुनवाई, उस पर भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, ये सब चीज़ें आखिर होती क्यों हैं? लेखपाल ने जो हमसे कहा कि ये पूरा ऊपर तक देना होता है, इसकी सच्चाई अगर हम देखें, अगर शाम को लेखपाल जाता है अपने अधिकारियों के पास तो अधिकारी उससे कह देते हैं कि सब्जी ला दो। अब लेखपाल अपने अधिकारियों से सब्जी का पैसा तो मांगेगा नहीं। अगर कम से कम भी सब्जी लेकर के जाएगा तो 100 रुपये की सब्जी होगी और उस 100 रुपये के चक्कर में निश्चित है कि 1000 रुपया वो पब्लिक से वसूलेगा। अब वैसे ही जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इसके बाद अभी इस घटना में पुलिस भी इन्वॉल्व हुई थी। पुलिस के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी आईपीएस अधिकारी होते हैं, ज़िले के एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, डीएसपी होते हैं या और कोई होता है, उनको हर थाने से कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? थानेदार क्या करता है कि अपने कांस्टेबल को फील्ड में भेजता है और वो कांस्टेबल रोड पे निकल कर के जितने गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हैं, चाहे जो इस तरीके से छोटे मोटे काम करके अपनी जीविका चलाते हैं, उनसे जा कर के 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या जो भी वीकली मार्केट लगता है उसमें सभी दुकानदारों से और रोड पर तो जो ट्रकों से वसूली होती है उसके बारे में आप जानते ही, हमेशा उसके वीडियो आते रहते हैं। इसके बाद मैं आपसे ये कह दूं कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जहां पे ये चीज़ें लागू न होती हों। साथियों, जिस दिन मैं कल तहसील में गया था, एक घटना हमारे सामने हुई। उस घटना देख करके मैं पूरा अंदर से द्रवित हो गया पूरा। उसमें ऐसा था कि एक लगभग 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति अपने किसी काम के लिए तहसील पे आए हुए थे। उनकी वेशभूषा मैं आपको बता दूं ताकि उनके स्टेटस का आपको जो है लग जाए पता। पैर में टूटी हुई हवाई चप्पल, घुटने तक मैली कुचैली सी धोती, अब प्लस किसी का दिया हुआ बड़े साइज का उन्होंने शर्ट पहना हुआ था। आँखों पे चश्मा था जो कि एक तरफ का फ्रेम उनका धागे से बंधा हुआ था, टूटा हुआ था। वो बुजुर्ग व्यक्ति जब तहसील में जाता है तो उससे भी 100 रुपये ले लिए गए। अब वो गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे अपने घर तक जाने के लिए बस का किराया भी नहीं है। लेकिन तहसील के कर्मचारियों को इससे कोई मतलब नहीं है
कि आपके पास बस का किराया है या नहीं, क्योंकि उनको शाम को अधिकारियों के यहाँ सब्जी पहुँचाना है, उनके बच्चे का बर्थडे अगर होगा तो उसकी व्यवस्था करनी है, उनकी मैडम को शॉपिंग भी करानी है। तो इसको हम भ्रष्टाचार ही कहेंगे, और भ्रष्टाचार है ही है। और जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात हो रही है, अभी इसमें जब चूँकि पुलिस इन्वॉल्व हुई थी, पुलिस भी क्या करती है कि इस तरीके से करने के लिए तमाम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लाद देती है, और उनसे जितना चूसना बनता है उनसे चूस लेती है, फिर ले जाकर के कोर्ट के हवाले कर देती है, ये कहते हुए कि हम लोगों ने इसको पूरा चूस लिया, अब बारी आपकी है। अभी ये अपने चल अचल प्रॉपर्टी को बेच करके आपके यहाँ कोर्ट में ये साग सब्जी या आपके बच्चों के बर्थडे या पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने लायक कभी है। अगर अभी आपको बताएं कि अभी एक रिटायर्ड जस्टिस का स्टेटमेंट आया था हमारे पास कि अगर जेब में पैसे अगर नहीं हैं तो न्याय पाने के लिए अदालतों का रुख करना भी गुनाह है। इसी स्टेटमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में आप जाइए, वहाँ का पेशकार होगा, वहाँ का अहलमद होगा, वहाँ का नायब तहसीलदार ये नायब कोर्ट होगा, या और भी जो भी कर्मचारी हैं सीधा सीधी पैसों की वसूली करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी कोर्ट के जो अधिकारी होते हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके घर भी सब्जी पहुंचानी होती है, उनके बच्चों के बर्थडे की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके मैडम को शॉपिंग करानी पड़ती है। आखिर वो पैसा आएगा कहाँ से? एक एक फाइल पे खुलेआम 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये लिए जाते हैं, जबकि मजिस्ट्रेट वहीं पे कोर्ट में बैठा रहता है। और साथियों, आपको हम बता दें कि कोर्ट का एक फंडा ये भी है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए आम जनता को ब्लैकमेल करती है और उससे पैसों की वसूली होती है। कभी ये पीपी के द्वारा, कभी उनके स्टाफ के द्वारा, तो कभी वकील के द्वारा सीधा कहा जाता है कि इस काम के लिए अगर मजिस्ट्रेट को पैसा पहुंच जाएगा तो आदेश आपके फेवर में होगा।